This is my student support system. Keep watching, keep learning. कि रोलर बैंडेज की जो हेड और टेल होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है ना। कई बार ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल में पूछ लेते हैं, बैंडेज आपके सामने रखी होती है और पूछते हैं कि चलो बच्चों इसको उठाओ और बताओ इसका हेड कौन सा है और टेल कौन सा है, ठीक है ना। तो इसमें कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं कि जैसे ये एक स्ट्रिप है, ठीक है ना, तो उसको पूरा खोल लेते हैं कि जहाँ से शुरू हुई वो हेड हुआ और जो ख़त्म हुई वो टेल हुआ, ठीक है ना। या जो शुरुआत वाला हिस्सा जहाँ से अपने बांधना शुरू किया वो हेड हो गई, लास्ट में जाके जहाँ ख़त्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टेल हो जाएगी, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है, इसमें क्लियरली आप सबको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी आप क्लासेज करो वो अटेंटिवली करो, क्योंकि नोट्स आपके पास मिल जाएंगे, मटेरियल आपके पास मिल जाएगा, बट एग्जाम के बाद के दौरान भी आप लोग उसको पूरा पढ़ नहीं पाते हो, क्योंकि वाइवा के क्वेश्चन किसी भी लाइन में से आ सकते हैं। तो क्लास अटेंटिवली अगर आप करोगे तो वाइवा के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये जो रोलर बैंडेज है, जो स्ट्रिप है, इसमें जो हिस्सा इसका रोल किया हुआ होता है गोल गोल, उसको हम हेड बोलेंगे और जो जहाँ से शुरू होगा वो टेल होगा, ठीक है ना। उल्टा हो गया ना, नॉर्मली जहाँ शुरू होता है वो हेड होता है, तो यहाँ पर क्या है, ये टेल है, जहाँ से हम पट्टी बांधना शुरू करेंगे और वो रोल हो जाएगा, जो हेड हो जाएगा वो जो रोल किया हुआ पार्ट है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया इंट्रोडक्शन अबाउट दिस। अब आता है कि रोलर बैंडेज कौन से मटेरियल की बनी होती है। तो जैसे सबसे पहले हमने पढ़ाई था फर्स्ट स्लाइड में कि इट मे बी ऑफ एनी मटेरियल दैट इज एब्जॉर्बेंट, जो एब्जॉर्ब कर सकता हो, ठीक है। तो रोलर बैंडेज में बी मेड अप ऑफ कॉटन, फ्लैनल, गॉज, क्रेप, कैलिको, डोमेट, म्यूसली, ठीक है ना। तो ये सारे कपड़े के प्रकार हैं जो एब्जॉर्बेंट होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब जैसे मान लो सिल्क है, तो सिल्क भी एक प्रकार का कपड़ा है बट वो एब्जॉर्बेंट नहीं है, तो उससे हम बैंडेज नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो इन मटेरियल से बैंडेज बना होता है, तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिकली। नेक्स्ट आता है रोलर बैंडेज की जो साइज होती हैं वो कौन कौन सी होती है, ठीक है ना, और कहाँ पर उनका यूज़ होता है, तो ये भी प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए। इवन जब आप हॉस्पिटल में जाएं, जब आप लोग जॉब करेंगे, तो कौन सी बैंडेज कहाँ बांधनी है उसका आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि फिंगर अगर इंजर्ड है तो उस पर कौन सी बैंडेज बंधेगी। तो नॉर्मली जो हम बैंडेज यूज़ करते हैं वो इंचेज में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो 1 इंच की वैसे नॉर्मली आती नहीं है, बट कई जगह हॉस्पिटल में मिल सकती है, तो 1 इंच की बैंडेज यूज़ कर सकते हैं, और 1 की ना मिले तो 2 वाली कर सकते हैं, बट इससे बड़ी नहीं कर सकते। हैंड मतलब यहाँ से जो नीचे शुरू होगा पार्ट, उसके ऊपर कौन सी होगी, 2 इंच, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर और 2 इंच वाली। तो 2 इंच की एबंडन हर जगह बहुत ज़्यादा ये वाली मिलती है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। आर्म, ठीक है ना, आर्म पे यदि बांधना है यहाँ पर, तो थोड़ा सा ये मोटा पार्ट हो गया, तो इसमें हम बैंडेज भी थोड़ी सी बड़ी लेंगे, 2 इंच और 2.5 इंच, ठीक है ना। तो 2 वाली भी चल जाएगी, इससे बड़ी है वो भी चल जाएगी, ठीक है। लेग, अब लेग इससे भी और थोड़ा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, तो उसमें हम कौन सी बैंडेज यूज़ करेंगे, 3 और 3.5, ठीक है ना। तो नॉर्मली आप लोग देखेंगे कि या तो वो 3 की होती है या 4 की होती है ना, कुछ जगह 3.5 की भी होती है, तो 3 से लेके इवन 4 तक भी हम पैर में यूज़ कर सकते हैं। ट्रंक, ठीक है ना, ट्रंक वाले एरिया पर 4 इंच या 6 इंच, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम 6 इंचेस तक की बैंडेज यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वैसे आती इससे भी छोड़ी है, 8 इंच की बैंडेज भी आती है, बट नॉर्मली वो यूज़ नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट एड बॉक्स में बताया था ना कि आप 2 इंच, 4 इंच और 6 इंच की बैंडेज आपको अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थ्योरी में अक्सर आता है। अभी जो मेन आपके प्री काउंसिल आएंगे, काउंसिल वाले जो एग्ज़ाम आएंगे, उसमें फर्स्ट एड से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बैंडेजिंग, ठीक है। और यदि ये प्रिंसिपल्स आप लोग याद रखेंगे तो बैंडेजिंग बांधने में कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो बैंडेज बांधने में गलतियाँ कब होती है, जब आपको उसका बेस या प्रिंसिपल्स नहीं पता होते, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, मेक श्योर दैट पर्सन इज कंफर्टेबल एंड टेल हिम व्हाट यू आर डूइंग। जब भी वैसे तो ये कोई भी प्रोसीजर करो नर्सिंग में हम, तो ये पहला ही पॉइंट है, ठीक है ना। और बैंडेजिंग में भी ये पहला प्रिंसिपल है कि जिसको भी आप बैंडेज बांधनी है उसको
आराम से बिठाएं कंफर्टेबल पोजीशन में, और उसको बताना है कि हम किस टाइप की बैंडेज बांधने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे उसका कॉन्फिडेंस हम गेन कर पाएंगे और वो हमारी बात को मानेगा, है ना। उसके बाद क्या है, वर्क फ्रॉम साइड ऑफ द इंजरी सो यू डू नॉट हैव टू लीन अक्रॉस देयर बॉडी। ये दूसरा अच्छा प्रिंसिपल है कि जिस साइड में आपको काम करना है उसी साइड आपको खड़ा होना है, ठीक है। तो जब आप पेशेंट के अगर लेफ्ट हैंड पे या लेफ्ट लेग पे बांधेंगे बैंडेज तो आपको लेफ्ट साइड में खड़ा होना है, और राइट साइड में बांधना है तो राइट साइड में खड़ा होना है। अब ये प्रिंसिपल छोटा सा लगता है, बट अक्सर बच्चों के मार्क्स इसी में कटते हैं। जब प्रैक्टिकली वहाँ चल रहा होता है एग्ज़ाम, यहाँ बांध रहे होते हैं, खड़े इधर होते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल याद नहीं रहता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिस तरफ बैंडेज बांधेंगे उसी तरफ खड़े होंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि कीप द इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी सपोर्टेड इन ए पोजिशन दैट इट विल बी इन व्हेन द बैंडेज इज ऑन, ठीक है। इस प्रिंसिपल का क्या मतलब हुआ कि जिस भी पार्ट के बॉडी पार्ट पे आप बैंडेज बांधोगे उसको उसी पोजीशन में रखना है। इस प्रिंसिपल का क्या मतलब हुआ कि कीप द इंजर्ड बॉडी पार्ट सपोर्टेड इन ए पोजीशन इन विच इट विल बी आफ्टर द बैंडेजिंग। जैसे मान लो हमें कोई बैंडेज बांधनी है जो बाद में उस हाथ को ऐसे रखेगा, ठीक है, या ऐसे बांधनी है जिसके अंदर उसकी मुट्ठी बंद रखनी है, ठीक है। तो जो पोजीशन बाद में रखनी है हम उसी पोजीशन में लेके उसकी बैंडेज को बांधना शुरू करें, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि पोजीशन बना लो पहले ही और फिर उसकी बैंडेज बांधना शुरू कर दो। अब आगे आप देखोगे कि जैसे फिगर ऑफ 8 बैंडेज आती है, ठीक है ना, अक्सर प्रैक्टिकल में वो आती है और बच्चे हमेशा गलती करते हैं कि फिगर ऑफ 8 बैंडेज का मतलब ही होता है कि वो एक एंगल पे रहेगी, ठीक है, जबकि वो बांधना कैसे शुरू करते हैं, हाथ सीधा रखे, तो वहीं पर ही मार्क्स कटने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एंगल या पोजीशन वही रखनी है जो हमें बाद में उसको रख के रखनी है जब तक वो बैंडेज बंधी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल पर चलते हैं। यूज द राइट साइज ऑफ बैंडेज, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी नीड डिफरेंट विड्थ ऑफ द बैंडेज, ठीक है ना। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिस बॉडी के लिए पार्ट के लिए जिस साइज़ की बैंडेज चाहिए वही यूज़ करना है, अब दूसरे नहीं करना। जैसे आपने हाथ पर यहाँ बांधनी है तो यहाँ 1 से 1.5, 2, 2.5 तक चल जाएगी, बट कुदरती आपने ले ली, सिलेक्शन कर दिया 4 इंच का, तो मार्क वहीं कट जाएंगे कि इसको सिलेक्शन नहीं पता, है ना। ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार अगर पैर पे बांध रहे हैं, ठीक है, वहाँ आपने 2 इंच या 1 इंच ले ली तो भी मार्क्स कटेंगे, ठीक है ना। तो साइज़ का जो सिलेक्शन है बैंडेज का वो प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड कवरिंग फिंगर्स और टो व्हेन बैंडेजिंग अ लिम्ब सो यू कैन इजीली चेक द सर्कुलेशन, ठीक है ना। जब भी आप हाथ में फिंगर्स और पैर में टोज यानी कि जो टर्मिनल पार्ट है बॉडी का, वहाँ पर जब भी बैंडेज करें तो लास्ट पार्ट हमेशा ओपन रखें, खुला रखें। उसका क्यों बेनिफिट है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन देख सकें। अगर मान लो सर्कुलेशन सही है तो इसका जो पार्ट है वो हमेशा पिंक दिखेगा। अगर बैंडेज बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है तो थोड़ी देर में ये ब्लूइश होना शुरू हो जाएगा, तो वो दिख जाएगा। अगर आपने उसको कवर कर दिया तो दिखेगा नहीं, ठीक है ना। एक्सेप्ट इन द स्टंप, यदि स्टंप के ऊपर आप कर रहे हैं तो आपको पूरा कवर ही करना पड़ेगा। अब स्टंप क्या है आपको पता होगा, क्या होता है स्टंप? स्टंप इससे पहले जब मैंने क्लास ली थी कट्स एंड वुंड्स की, तो उसमें एक टाइप का वुंड आपको बताया था जिसको हम स्टंप बोलते हैं। जैसे मान लो कि अंगुली कट गई, ठीक है ना, तो ये कटा हुआ जो लास्ट पार्ट है, या हाथ कट गया तो ये जो कटा हुआ लास्ट पार्ट है ये क्या कहलाता है, स्टंप। उसको तो आपको पूरा ही कवर करना पड़े, ठीक है ना। बाकियों को टर्मिनल पार्ट खुला रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल। उसके बाद आता है कि द बैंडेज शुड प्रोसीड फ्रॉम बिलो टू अपवार्ड्स ओवर द लिम्ब, ठीक है ना। इस प्रिंसिपल पे मैंने अभी जो लास्ट प्रैक्टिकल एग्जाम हुए थे उसमें कई बच्चों के मार्क्स काटे थे, क्योंकि बैंडेज बांध रही है, सही डिजाइन भी उसका सही बन रहा है, पर उसने शुरुआत कहाँ से की, ऊपर से बांध के नीचे तक ले आई, तो 0 मार्क्स उसमें मिल जाते हैं। क्योंकि प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी पार्ट में बांधेंगे नीचे से शुरू करना है, ऊपर तक जाएगा। पैर में भी नीचे से ऊपर, यानी पतले पार्ट से मोटे पार्ट की ओर जाएगा, मोटे से पतला करेंगे तो वो निकल जाएगी, जल्दी लूज हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा एक प्रिंसिपल यही है कि बैंडेज आप बांधना शुरू करेंगे फ्रॉम बिलो टू अपवार्ड्स,
ओके। नेक्स्ट प्रिंसिपल, वाइल बैंडेजिंग कवर 2/3 ऑफ द प्रीवियस टर्न एंड प्रोसीड 1/3 अपवार्ड। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल प्रिंसिपल है। ये कब यूज होता है? जब आप स्पाइरल या रिवर्स स्पाइरल बांधते हैं। ठीक है ना, तो स्पाइरल में क्या है कि आगे बढ़ती है बैंडेज, रिवर्स स्पाइरल में भी आगे बढ़ती है, तो कितना आगे बढ़ाना है ये भी एक प्रिंसिपल है। ऐसे नहीं कि जितना मर्जी ले गए फिर वापस ले आए, फिर ले गए फिर वापस ले आए, ऐसे नहीं होता है ना। प्रिंसिपल से चलेंगे कि जब एक टर्न आता है तो दूसरा टर्न जब आगे बढ़ेगा तो 1/3 आगे बढ़ेगा और 2/3 पहले वाली के ऊपर ही रहेगा, और हमेशा 1/3 आगे बढ़ेगा, तो यूनिफॉर्मिटी बैंडेजिंग में आएगी। ठीक है, तो 1/3 या 2/3 इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो 1 इंच की बैंडेज आप यूज़ कर रहे हो या 2 इंच की कर रहे हो, तो उसके 3 पार्ट आप इमेजिन कर लो। ठीक है, तो जो एक पार्ट होगा उतना उतना आगे बढ़ाना है। ठीक है ना, जब आप प्रैक्टिकली उसको बांधेंगे तब हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे, है ना। है ये हर जगह होगा, चाहे वो 1 इंच की बैंडेज, 2 इंच की बैंडेज, 3 इंच की बैंडेज। 1/3 का मतलब उसके 3 पार्ट हम इमेजिन कर लेंगे कि इतना पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, तो इतनी बैंडेज है तो इतने इतने इसके पार्ट हो जाएंगे, तो हर बार ये इतनी आगे बढ़ेगी बांधते समय। ठीक है ना, रोल करते समय। ठीक है ना, बाकी वो उसी के ऊपर है। ओके, अच्छा नेक्स्ट, इसी से संबंधित ये नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि वी शुड कीप द टर्न पैरेलल विद ईच अदर। जब हम आगे बढ़ेंगे तो पैरेलल रहेंगे। ठीक है ना, कभी छोटा कभी बड़ा गैप नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें जो आपके रोल्स बनेंगे वो एक दूसरे के पैरेलल जाने चाहिए। ठीक है ना, यानी जो डिफरेंस है आगे बढ़ने का वो सेम रहना चाहिए, कभी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? द बैंडेज शुड बी नाइदर टू लूज नॉर टू टाइट। ठीक है ना तो बहुत ही ज़्यादा लूज होनी चाहिए, अदरवाइज वो निकल जाएगी, और ना ज़्यादा टाइट होनी चाहिए, अदरवाइज जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल, वाइल बैंडेजिंग वी शुड नेवर अप्लाई नोट और पिन ओवर द वुंड। कि जब भी हम लास्ट में बैंडेज खत्म करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, या तो गांठ लगाते हैं या पिन लगाते हैं या टेप लगाते हैं। तो ये जो भी करें वो वुंड के ऊपर नहीं आनी चाहिए। वुंड यहाँ है तो वो गांठ पीछे आनी चाहिए, साइड में आनी चाहिए, इस टाइप से आपको करना है ना। वुंड के ऊपर गांठ या नोट नहीं आएगी पिन। अच्छा, while removing the bandage first loosen the end and pass the bandage from one hand to another hand gathering the loose bandage up in the hand। ठीक है ना, तो ये भी आप जब बैंडेज हटा रहे होते हैं, जैसे 2 दिन बाद आया आप पेशेंट, उसकी बैंडेज रिमूव करनी है, तो आप रिमूव करते समय ऐसा नहीं कि ऐसे 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 करते जा रहे हैं और पूरा ढेर नीचे लगता जा रहा है ना। तो एक हाथ से दूसरे हाथ में ऐसे ट्रांसफर करते हुए जो पार्ट लूज होता जा रहा है वो हाथ में इकट्ठा होना है। ठीक है ना, और हाथ में आपके ग्लव्स वगैरह होते हैं, उसके बाद लास्ट में पूरा हटा के उसको डस्टबिन में डाल दो, फर्श पे वो टच ना हो, इसका ध्यान हमें रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल, वी शुड नेवर अप्लाई वेट बैंडेज एज इट विल श्रिंक एंड बिकम टू टाइट ऑन ड्राई। ठीक है ना, कोई भी वेट बैंडेज नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, नॉर्मली तो जो बैंडेज होती है वो वेट होती नहीं है, फिर भी कई जगह हमने देखा है कि थोड़ा सा प्रिंसिपल्स को गलत समझने के कारण लोग क्या करते हैं कि इस बैंडेज को स्टेराइल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, कैसे? जैसे फर्स्ट एड में घर में ले गए, प्रेशर कुकर में उसको उबाल दिया, जबकि प्रेशर कुकर में सिर्फ हम गॉज उबालेंगे ताकि वो स्टेराइल हो जाए, और गॉज वुंड के ऊपर आके बैंडेज ये ड्राई वाली ही रहेगी। बट कुछ लोग वो कहते हैं ना, ज़्यादा समझदारी दिखाते हैं तो वो बैंडेज को भी उबाल लेते हैं, जबकि बैंडेज स्टेराइल होना ज़रूरी नहीं है। जो वुंड के ऊपर डायरेक्ट गॉज आएगी वो स्टेराइल होना जरूरी है ना। तो अब बैंडेज को उबाल लिया, वो स्टीम कर ली, तो स्टीम करने से क्या हो जाएगा, वो वेट हो जाएगी, और उसको सूखने का इंतज़ार ना करके डायरेक्ट उसको बांध दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे वो सूखेगी वो टाइट हो जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। ठीक है ना, तो किसी भी कंडीशन में वेट क्लॉथ हमें या वेट बैंडेज हमें नहीं अप्लाई करनी है एज ए बैंडेज। ठीक है ना, तो बैंडेज और ड्रेसिंग में डिफरेंस आपको पता ही है, पिछली क्लास में भी हमने बताया था कि ड्रेसिंग जो है वो स्टेराइल होती है, जो डायरेक्ट वुंड के ऊपर आती है, गॉज का टुकड़ा, फिर कॉटन का पैड, उसके बाद ये जो बैंडेज आती है ये स्टेराइल होना जरूरी नहीं है। तो जो पार्ट डायरेक्ट वुंड के संपर्क में आए चीज़ें वो स्टेराइल होगी, बाकी स्टेराइल होना जरूरी नहीं है। इसका एक एग्जांपल और समझ सकते हैं कि जैसे सीजर है आपके पास, अगर आपको वुंड का कोई पार्ट कट करना है ना, तो आपके पास स्टेराइल सीजर होनी चाहिए, बट बाद में बैंडेज काटेंगे तो उसके लिए स्टेराइल सीजर जरूरी नहीं है।
क्लियर। अब आता है कि मेथड्स ऑफ बैंडेजिंग, कौन कौन सी टाइप की बैंडेज होती है जब आप बांधते हैं तो, है ना। तो बैंडेजिंग के जो मेथड होंगे उसमें सबसे पहला आता है सर्कुलर बैंडेज। ठीक है, सर्कुलर बैंडेज में क्या है कि एक ही जगह वो घूमती रहती है। जैसे यहाँ से शुरू किया, 1 सर्किल, 2 सर्किल, 3 सर्किल, 4 सर्किल, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ द वुंड, वो एक सर्किल रहता है। इसमें वुंड का साइज वैसे काफ़ी छोटा होता है, तो इस कॉम बैंडेज को क्या कहेंगे, सर्कुलर बैंडेज। ठीक है, सर्कुलर बैंडेज में ध्यान क्या रखना है कि इसमें लगभग 3 से 4 सर्किल आते हैं। पहले सर्किल में थोड़ा सा टेढ़ा रखते हैं और दूसरा सर्किल जब आता है तो जो टेढ़ा जो पार्ट है ये ट्रायंगुलर शेप का, इसको एंकर बोलते हैं। तो ये एंकर लगाएंगे और फिर इसके ऊपर 3-4 सर्कुलर होल लगा देंगे, तो इससे क्या है कि वो थोड़ी सी फिक्स हो जाएगी, हिलेगी नहीं। ठीक है ना, तो इसको हम बैंडेज का एंकरिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, हर टाइप के जो रोलर बैंडेज में एंकर लगाना ही लगाना है। और फिर लास्ट में इसको घुमाते जाएंगे, 1 2 3 4 सर्किल लगा दिया, सर्कुलर मोशन हो गया, और लास्ट में वुंड से अवे इसका हम टेप लगा देंगे या नोट लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है स्पाइरल बैंडेज। स्पाइरल बैंडेज में जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो आगे बढ़ती है। ठीक है ना, कितना आगे बढ़ेगी, हर सर्कुलर में, सर्कल मोशन में 1/3 आगे चली जाएगी। तो ये हम नॉर्मली कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर सिलेंड्रिकल बॉडी पार्ट है लाइक हाथ और पैर, एंड वुंड का साइज बड़ा है, तो हम इसको यूज करेंगे, है ना। तो स्पाइरल बैंडेज इज यूज्ड व्हेन ए लार्ज कट और वुंड ऑन सिलेंड्रिकल पार्ट इज देयर सच एज आर्म वेयर थिकनेस इज नॉट इंक्रीजिंग रैपिडली। थिकनेस धीरे धीरे बढ़ रही है, तब हम स्पाइरल बैंडेज का यूज करेंगे। रैपिडली बढ़ेगी तो क्या करेंगे बताओ, रैपिडली बढ़ेगी तो ये वाला मेथड यूज नहीं करके दूसरा मेथड यूज करेंगे। कौन सा दूसरा मेथड आएगा हमारे पास, रिवर्स स्पाइरल वाला। ठीक है ना, वो अभी हम देख लेंगे। पहले स्पाइरल बैंडेज का देख लेते हैं। उसमें भी सेम है कि जो फर्स्ट शुरुआत जहाँ से करेंगे उसमें तो एक थोड़ा सा तिरछा लेंगे, फिर उसको एंकर कर देंगे, और फिर सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स्थ राउंड, जितना वुंड है उतना कवर करके, और लास्ट में एक स्पाइरल एक्स्ट्रा डाल के सर्कुलर वाला, और उसको बंद कर देंगे। ठीक है ना, तो इसमें यहाँ पर आप उस प्रिंसिपल से समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल पैरेलल आनी चाहिए लाइनें एक दूसरे के। ठीक है, और ये हमेशा 1/3 ही आगे जानी चाहिए, तब आपका बैंडेज प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है रिवर्स स्पाइरल। रिवर्स स्पाइरल क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये भी सिलेंड्रिकल बॉडी पार्ट पे बंधेगा जहाँ घाव लंबा हो, बट बॉडी पार्ट तेजी से इंक्रीज हो रहा हो उसका साइज, सच एज इन द लेग। पैर में नॉर्मली हम इस टाइप की बैंडेज बांधते हैं, क्योंकि पैर नीचे पतला होता है, फिर तेजी से बड़ा होता है, तो उसमें हम अगर स्पाइरल बांध देंगे तो वो जल्दी लूज हो जाएगी, खिसक के नीचे आ जाएगी। तो उसके लिए हम रिवर्स स्पाइरल बांधते हैं, तो वो सही वहाँ पर लगी रहती है। इसमें क्या है कि इनिशियल प्रोसेस तो सेम ही होता है, जैसे एंकर लगाना, फिर 1/3 आगे बढ़ना। ठीक है, बट हर सर्कुलर मोशन के बाद वो रिवर्स हो जाती है, कौन, बैंडेज। ठीक है, इसलिए हम इसको रिवर्स स्पाइरल बोलते हैं। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में आप समझेंगे कि शुरुआत में जैसे एंकर लगाया, फिर एक सर्कुलर मोशन दे दिया, ये पहला तो स्पाइरल की तरह ही ऊपर जाएगा, बाद में यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, बैंडेज घूम जाएगी, और ऐसे घूमते घूमते आगे बढ़ेगी, तो ये डिजाइन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स स्पाइरल। ठीक है ना। तो ये भी जब आप प्रैक्टिकली इसको करेंगे डेमो में, तो इसको मैं आपको करवा दूंगा प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें भी प्रैक्टिस चाहिए। जो स्पाइरल वाली है उसमें कम प्रैक्टिस चाहिए, वो आप 3-4 बार बांधोगे तो परफेक्ट हो जाओगे, बट इसको बांधने के लिए आपको 6-7 बार अगर बांधोगे तब आपको ये परफेक्शन आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज घर पे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी तो कल ले आना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। अब आती है फिगर ऑफ 8 बैंडेज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आती है। इट इज़ यूज ऑन द फॉर द जॉइंट्स, जॉइंट्स पे यूज होगी, सच एज एंकल, एल्बो, नी, हैंड, फुट, जहाँ भी कोई एंगल बनता है या जोड़ बनता है। ठीक है ना। इन द प्रोसेस ऑफ फिगर ऑफ 8 टर्न आर अप्लाइड आफ्टर एंकरिंग द बैंडेज। तो शुरुआत तो एंकरिंग से ही होगी, जैसे हमने शुरू में देखा था, एंकर लगा के फिर हम शुरू करेंगे, बट जो मोशन होंगे वो
8 की तरह चलेंगे, जैसे हम 8 बनाते हैं ना, इस प्रकार चलते हैं। और जैसे मान लो ये जॉइंट है, तो जो क्रॉस होता है 8 का वो होगा इनर साइड में जॉइंट के, आउटर साइड में नहीं होके इनर साइड में होगा। एक बार ऊपर जाएगी, एक बार नीचे, ऊपर नीचे, इस प्रकार वो 8 बनेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिगर ऑफ 8 बैंडेज। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे ये एल्बो पे बांध रही हैं तो हर बार सर्कुलर मोशन एक या बीच में से जाएगा, यहाँ भी ये बीच में से क्रॉस बन रहा है, और पीछे वाला पार्ट कवर भी कर सकते हैं या उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो वुंड इसमें मोस्टली इनर साइड में होता है। ठीक है, अगर आउटर साइड में भी हो तो भी यही बांधेंगे, बट उसके जो फोल्ड्स हैं वो उस वुंड को कवर कर लेनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। और इसमें एंगल बना के रखेंगे, क्योंकि आफ्टर बैंडेज हमें यही पोजीशन रखनी है। और उसके साथ फिर हम क्या लगा देंगे, एक स्लिंग लगा देंगे, जैसे ट्रायंगुलर बैंडेज यूज़ किया था ना, तो उससे वो सपोर्ट रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बैंडेज आती है स्पाइका बैंडेज। स्पाइका बैंडेज क्या होती है, स्पाइका भी उसके जो मोशंस होते हैं लगभग फिगर ऑफ 8 की तरह चलते हैं, बट एक डिफरेंस होता है कि उसमें एक जो एंगल है पार्ट वो पतला होता है और एक एंगल मोटा होता है। ठीक है ना, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, स्पाइका। तो 2 प्रकार की हमारे पास स्पाइका होती है पूरी बॉडी में। कहाँ कहाँ, एक तो लगती है थंब पे, जिसको हम बोलते हैं थंब स्पाइका, तो जिसमें एक मोशन थंब की तरफ आता है और एक मोशन हैंड की तरफ आता है। इसी प्रकार एक होती है हमारी हिप स्पाइका, जिसमें एक ट्रंक पे जाता है और एक पैर पे जाता है। ठीक है ना, तो ये एंगल बनता है। तो ये भी लगाने का जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं जब हॉस्पिटल में जाएं, और यहाँ डेमो में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम करेंगे तभी जाके परफेक्शन आएगा। जैसे ये यहाँ पर बनाया हुआ है थंब स्पाइका, इसको बोलते हैं एक बार इधर, एक बार अंगूठे पर, एक बार इधर, एक बार अंगूठे पर। ठीक है, मोशन वही 8 वाला है। फाइनल जो इसका फिगर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, बट ये एक तो इसमें 2 बातें हैं, एक तो एंगल है और दूसरा एक पार्ट मोटा और एक पार्ट पतला है, इसलिए हम इसको स्पाइका बोलते हैं। ठीक है, तो ये थंब स्पाइका हो गई, और इसी प्रकार हिप स्पाइका भी बांध सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिकरेंट बैंडेज। अब रिकरेंट बैंडेज क्या है, रिकरेंट बैंडेज हमेशा स्टंप पे बांधते हैं। स्टंप मतलब अभी आपको मैंने बताया कि बॉडी का लास्ट पार्ट और जो वुंड है उसके टिप पर हो, जैसे अंगुली के टिप पे या यहाँ से कट गई तो वो वुंड है, तो उस जगह जब हम बैंडेज बांधेंगे तो कौन सी बांधेंगे, रिकरेंट बैंडेज। ये वैसे आपने बांधी भी हुई होगी। इसको कैसे होता है कि यहाँ से शुरू करते हैं, एक सर्कल, एक मोशन ऐसे, एक मोशन ऐसे, 2-3 ऐसे उसको कवर कर देते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार, और फिर हम सर्कुलर मोशन करेंगे। तो इस प्रकार के बैंडेज को हम क्या कहेंगे, रिकरेंट बैंडेज। ठीक है ना, काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, देख सकते हैं हम ऐसे कि सबसे पहले तो ये वाले मोशन से लेके आएंगे। ठीक है ना, ठीक है, ये वाले मोशन लेके इस प्रकार करेंगे, और लास्ट में कवर इसको इससे करेंगे रिवर्स स्पाइरल से, ताकि वो खिसक के नीचे ना आ जाए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसमें जो शुरुआत की जो एंकरिंग करेंगे ना वो ऊपर से ही लेंगे। ठीक है ना, इसी में इसमें प्रिंसिपल थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, क्योंकि मोटे पार्ट से शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है ना, तो मोटे पार्ट से शुरू करके थोड़ा सा सर्कुलर लिया और बाद में रिकरेंट लिया और फिर बाद में सर्कुलर ले दिया। ठीक है ना, ये हमारी रहेगी रिकरेंट बैंडेज। अब एक बैंडेज आती है कैप लाइन बैंडेज। ठीक है ना, कैप लाइन बैंडेज कैसे होती है, कैप लाइन बैंडेज हेड की होती है। हेड पे हम 2 प्रकार से बैंडेज बांध सकते हैं। प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी ये 2 प्रकार का ही आता है। एक तो आता है कि हेड बैंडेज विद ट्रायंगुलर बैंडेज, तो वो हमने देखा ही था, है ना, ऐसे बांधते हैं ट्रायंगुलर बैंडेज से। और एक बार आता है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि हेड बैंडेज बांधो विद रोलर बैंडेज। तो जो रोलर बैंडेज से हम हेड बैंडेज बांधेंगे उसका नाम होता है कैप लाइन। ठीक है ना, कैप लाइन। तो कैप लाइन में कैसा होता है कि कैप लाइन में अगेन प्रिंसिपल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। प्रिंसिपल चेंज क्या होता है कि उसमें तो हम हमेशा पेशेंट को फेस कर रहे होते हैं, सामने की तरफ होते हैं। कैप लाइन में हम पेशेंट के पीछे होते हैं। ठीक है, और 2 बैंडेजेस का यूज करते हैं। ठीक है, 2 इंच या 4 इंच। और मोशंस कैसे जाएंगे, इस टाइप के,
कि जैसे दो बैंडेज है, एक बैंडेज ये और एक बैंडेज ये। अब इन दोनों को आपस में गांठ लगा के यहाँ से शुरू करेंगे, इस प्रकार पीछे जाएगी, फिर एक बैंडेज आगे आएगी, फिर जो दूसरी है इधर वाली वो घूम के उसको कवर करेगी, फिर वो पीछे जाएगी, फिर ये घूम के इसको कवर करेगी, फिर आगे आएगी। इस प्रकार एक फ्रंट बैक चलती है और एक राउंड द हेड चलती है। ठीक है, तो ये भी है जो आप प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करेंगे। इसमें भी काफ़ी आपको प्रैक्टिस चाहिए। वहाँ 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करने से काम चलेगा। रिवर्स स्पाइरल में 6-7 बार और कैप लाइन कम से कम 10 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्शन आपका आ जाएगा। ठीक है ना, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो फाइनल पोजीशन ये आएगी कि आपका पूरा हेड कवर हो जाएगा। तो अगर आपके पास वैसे तो ट्रायंगुलर बैंडेज है तो हेड बैंडेज में वो बेटर रहती है, बट यदि प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चन ये आ गया कि आपको कैप लाइन बांध के दिखानी है तो आप रोलर बैंडेज का यूज़ करके पूरे हेड को कवर करेंगे। क्लियर? तो इतनी ये बैंडेजेस नॉर्मली एग्जाम में आती है। आई बैंडेज और ईयर बैंडेज ये दोनों लगभग सेम है। जब आप ये बांधते हैं तो देखने में वो एक जैसी लगती है, बट थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना होता है कि कवर कौन सा पार्ट हो रहा है। अगर आई में प्रॉब्लम है तो एक आई को कवर करना है, ईयर को खुला रखना है। अगर ईयर में प्रॉब्लम है तो ईयर को कवर करना है और आई खुली रखनी है। मूवमेंट्स सेम है तो, ठीक है ना। तो इसको आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जैसे आई कवर करनी है तो जिस आई के ऊपर आपको कवर करना है वहाँ पर पहले तो हम गॉज वगैरह लगा ही देंगे, ठीक है ना। और उसी आई के ऊपर से शुरू करेंगे अपोजिट साइड में। इधर लगानी है तो यहाँ से शुरू करके ऐसे जाएगी, इसके ऊपर लगानी है तो यहाँ से शुरू करके ऐसे जाएगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। फिर एक सर्कुलर मोशन होगा पूरा और दूसरा फिर नीचे से आएगा, ठीक है ना, और उस आँख को कवर करता हुआ ऊपर जाएगा। इधर नीचे आया, इधर ऊपर गया। अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि इधर आया बट फिर इधर ही ले गए। नहीं, ये जो आ रहा है यहाँ से वो सीधा ऊपर जाएगा, फिर नेक्स्ट मोशन में ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा और ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और ये धीरे धीरे ऊपर आते रहेंगे और ये धीरे धीरे मोशन नीचे आते रहेंगे। तो ये ऐसे कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका, और इस दौरान कान को आपको खुला रखना है। कुछ नीचे से जाएंगे और कुछ ऊपर से जाएंगे, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार सेम टाइप की मूवमेंट आपकी ईयर पे होती है, बट डिफरेंस क्या रहेगा। मूवमेंट सेम है बट उसमें ईयर को कवर करना है, आई खुली रहेंगी, ठीक है ना। जैसा आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि अगर मान लो इस ईयर को कवर करना है तो इस ईयर की आई के ऊपर से शुरू, और इधर वाले को करना है तो इस ईयर के साइड की आई है यहाँ से शुरू होगी और ऐसे जाएगी। इस ईयर को करना है तो इस ईयर के ऊपर से शुरू होगी और ऐसे जाएगी, ठीक है ना। तो ये, और एक सर्कल वैसे ही रहेगा जैसा हमने आई पे किया था। दूसरा सेम नीचे से आएगा और इधर ऊपर चला जाएगा। अब धीरे धीरे ये ऐसा आता जाएगा, इसमें कान कवर होगा, ठीक है ना, और आईज दोनों खुली रहेंगी। तो आपका ये बैंडेज बन जाएगी, ठीक है ना। मूवमेंट सेम है बट कवर। स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।